नमस्कार साथियों, और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। जैसा कि कल हमने प्लेटो का अध्ययन किया था, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का जो शिक्षा योजना थी, उसमें हम प्लेटो की शिक्षा योजना को देख रहे थे। उसको देखने से पूर्व हमने देखा था कि प्लेटो ने एथेंस और जो स्पार्टा तत्कालीन यूनानी दो मुख्य प्रदेश थे, उनकी शिक्षा व्यवस्थाओं को की जो खूबियां थी उनको लेते हुए ही अपनी शिक्षा योजना का निर्माण किया था। और हमने देखा था कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को कुछ न कुछ जो स्पार्टा और जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की अच्छाइयां थी उनको लेते हुए ही अपनी योजना को बखूबी उन्हीं की तरह रखा हुआ था और एक नई शिक्षा व्यवस्था दी थी। तो उसी क्रम में आज हम प्लेटो की जो शिक्षा योजनाएं थी उसकी कुछ विशेषताएं को देखेंगे और प्लेटो की शिक्षा योजना की विद्वानों ने किस प्रकार आलोचना की है उसको देखेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा हमारा प्लेटो की शिक्षा योजना पूर्ण नहीं हुई थी, उसको भी हम प्रारंभ करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो सीधे प्रारंभ करते हैं आज के अपने लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी उसमें मैं प्राथमिक शिक्षा को मैंने बता दिया था कि प्राथमिक शिक्षा उसने 3 भागों में विभाजित की हुई थी, जो एक 14 वर्ष तक थी, फिर 18 वर्ष तक, पहले 6 वर्ष तक थी, फिर 18 वर्ष तक थी, फिर 18 से 20 वर्ष तक थी। और प्रत्येक स्तर के बाद एक परीक्षा होती थी और परीक्षा में जो व्यक्ति पास होते थे, जो छात्र पास होते थे, उनको आगे की जो शिक्षा है वो दी जाती थी और बाकियों को वहीं फिल्टर कर लिया जाता था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर परीक्षाएं होती है, फिर बोर्ड एग्जाम होते हैं 10वीं में 12वीं में। तो उसी प्रकार उसने भी, जो प्लेटो था, उसने भी छात्रों को छटनी करने के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था की हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने गणित पर विशेष जोर दिया था, जो जोर कहीं ना कहीं प्लेटो पर जो पॉलीमार्कस का प्रभाव था उस कारण उसने दिया था। तो इसके अतिरिक्त गणित की शिक्षा को ज़्यादा जोर देने के पीछे 2 कारण और प्लेटो ने दिए थे। एक तो यह था कि जो गणित की शिक्षा थी, कहीं ना कहीं प्लेटो सत्य की खोज करना चाहता था और प्लेटो का मानना था कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए और इस इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठने में गणितीय शिक्षा या गणित का ज्ञान हमें सहायता प्राप्त करता है। इसलिए भी प्लेटो ने गणित के ज्ञान पर जोर दिया था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण था वह यह था कि गणित के ज्ञान द्वारा ही सेनापति जब युद्ध में व्यू रचना करते हैं तो उस व्यू रचना करने में जो गणित का ज्ञान होता है वह व्यू रचना में जो सेनापति होता है उसको सहायक होता है और सेनाओं को भी क्या है, सहायक होता है व्यू रचना में। जैसे कि आपने देखा होगा कई प्रकार की व्यू रचनाएं की जाती है युद्ध के दौरान, तो उन व्यू रचनाओं में जो गणित का ज्ञान है कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है कि कितने सैनिक हमको कहाँ लगाने हैं, कितने सैनिक आरक्षित रखने हैं। इस व्यू रचना में कहीं ना कहीं गणित का ज्ञान सहायक होता है। तो इसलिए भी प्लेटो ने गणित के ज्ञान पर क्या है, अत्यधिक जोर दिया था। प्लेटो का एक कथन है कि गणितीय ज्ञान यदि मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर होने का पहला सोपान है तो दर्शन शास्त्र विशुद्ध विचारों के अंतिम रूप सत्य के विचार के ज्ञान को प्राप्त करने का दूसरा सोपान है। अर्थात गणितीय ज्ञान को प्लेटो ने प्रथम सोपान माना है और दर्शन शास्त्र के अध्ययन को द्वितीय सोपान प्लेटो ने माना है। उसके पश्चात जो प्लेटो की शिक्षा योजना है उसमें 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा है। उसमें कोई किताबों का अध्ययन छात्रों को नहीं करना होता था, बल्कि जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए 35 से 50 वर्ष की शिक्षा का व्यवस्था प्लेटो ने की हुई थी। उसमें जो राज्य के विभिन्न पद हैं उन पदों पे सहायक के रूप में क्या है, छात्रों को कार्य करना होता था। जैसा कि आप आज वर्तमान में देखते हैं कि जब आईएएस की परीक्षा होती है या किसी भी प्रकार की बड़ी परीक्षाएं होती है तो अपेंडिक्स के रूप में
अप्रेंटिस के रूप में क्या है, छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पद होते हैं उन पदों के सापेक्ष नियुक्ति दी जाती है, या और जो पद पर व्यक्ति विद्यमान है उस व्यक्ति के सहायक के रूप में उनको कार्य करना होता है, जिससे कि उन्हें उस ज्ञान के उस पद के व्यावहारिक ज्ञान का ज्ञान हो जाए, और जब उन्हें उस कार्य को करना हो तो उसमें उन्हें सरलता प्राप्त हो। तो इस व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा 35 से 50 वर्ष तक छात्रों को लेनी होती थी। और प्लेटो का एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है, इन कथनों को जब आप अपने उत्तर लिखते हैं, तो जब लिखित उत्तर लिखते हैं तो उन लिखित उत्तरों में इन कथनों को जोड़कर आप अपना उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो प्लेटो का जो एक और कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं हो जाते या फिर विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। प्लेटो का ही कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कुल मिलाकर प्लेटो विश्व के समस्त राजाओं को दार्शनिक राजा बनाना चाहता था, और इसलिए ही उसने इस प्रकार की दर्शन शास्त्र की एक कठिन शिक्षा पद्धति को दार्शनिक राजा बनाने के लिए छात्रों के ऊपर लागू किया था। उसके पश्चात अब आज हम देखेंगे प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी उनकी हम विशेषताएं क्या निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने जो हमने प्लेटो की शिक्षा योजना को देखा, उसको देखने के पश्चात हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं। उनमें जो पहली विशेषता है वह है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक था। कहने का अर्थ है कि प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है कहीं ना कहीं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर दी हुई थी। अर्थात जैसे हमने देखा कि एक छोटे से स्तर पर छटनी की गई थी कि जो तीसरा वर्ग है जिसको कि दो वर्गों का सेवा करनी है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग की, तो उसको प्लेटो ने यह माना है कि शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं है, और उसको तीसरे लेवल जो शुरू का लेवल है वहीं छटनी कर कर उसको आगे की शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं और जो शासक है उसको अत्यधिक शिक्षा की आवश्यकता है, उसे अत्यधिक ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए शासक को उसने एक कड़ी शिक्षा व्यवस्था की योजना दी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था है उसको मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया था, और इसमें मनुष्य की आत्मा की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी उनको भी ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो जो दूसरी विशेषता प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की हम निकाल सकते हैं वो है जो प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह जीवन के हर पक्ष का क्या है, विकास करना है। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के जीवन में उसके हर पक्ष का विकास करना है, और इस रूप में हम कह सकते हैं उसमें प्लेटो ने जो शारीरिक शिक्षा और व्यायाम की शिक्षा रखी है, तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से जहां वो मनुष्य के शरीर को मजबूत बनाना चाहता है, वहीं अलंकार संगीत की शिक्षा के माध्यम से प्लेटो मनुष्य के मस्तिष्क को मजबूत बनाना चाहता है और मानसिक रूप में मनुष्य को स्वस्थ बनाना चाहता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष का विकास करना है, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो मानसिक हो। उसके पश्चात जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसकी तीसरी विशेषता सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो जहां सैद्धांतिक शिक्षा 35 वर्ष से पूर्व तक छात्रों को देता है, वहीं 35 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक प्लेटो व्यवहारिक शिक्षा की बात करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की एक विशेषता सैद्धांतिक व व्यवहारिक शिक्षा भी है। उसके पश्चात चौथी विशेषता पुरुषों और स्त्रियों को समान शिक्षा है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में भी
जैसा कि स्पार्टा में था कि पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को ही समान शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, लगभग समान शिक्षा व्यवस्था की गई थी। उसी प्रकार प्लेटो ने भी स्त्रियों और पुरुषों को समान शिक्षा की व्यवस्था की हुई थी। स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री भी एक दार्शनिक साम्राज्ञी बन सकती थी और पुरुष एक दार्शनिक राजा बन सकता था, अगर वो उस शिक्षा को जो चरण है उनको पास आउट करते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो उसके पश्चात जो प्लेटो की शिक्षा की एक अन्य विशेषता है वह है आदर्श शासकों का निर्माण। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्लेटो अपने न्याय को स्थापित करने के लिए ही शिक्षा और साम्यवाद की व्यवस्था को करता है, और उस न्याय को स्थापित करने के लिए उसने जो अपनी शिक्षा पद्धति दी है उसका मुख्य उद्देश्य एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना है। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि अगर शासक नियंत्रित होगा, संयमी होगा, सद्गुणों से विद्यमान होगा, तो उसकी जनता भी क्या होगी, उसके गुणों का लाभ प्राप्त करेगी और उससे जो उसका प्रशासन है, जो उसका राज्य है, वह भी कहीं ना कहीं उन सद्गुणों का लाभ ले सकेगा और उसका राज्य भी कहीं ना कहीं सद्गुणी बन सकेगा। और जो दुर्गुणी होंगे उन्हें जो शासक होगा वह दंड के माध्यम से कहीं ना कहीं उनमें सुधार कर सकता है, क्योंकि दार्शनिक शासक है तो वो नकारात्मक दंड न देकर सकारात्मक दंड की व्यवस्था करेगा, जिससे कि जो व्यक्ति है उनमें सकारात्मक सुधार किया जा सके। उसके पश्चात प्लेटो की जो अन्य शिक्षा व्यवस्था पद्धति की विशेषता हम बता सकते हैं वह है आदर्श नागरिकों का निर्माण। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो कि व्यक्ति के भीतर अच्छे गुणों का विकास करती है और दुर्गुणों का विनाश करती है। अच्छे गुणों का विकास करती है और दुर्गुणों का विनाश करती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्लेटो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संघर्ष होते हैं, हम आज भी देखते हैं कि व्यक्ति और राज्य के मध्य हमें हमेशा से ही प्राचीन काल से ही संघर्ष देखने को मिलता है। तो प्लेटो उस शिक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संघर्ष होते हैं उन संघर्षों को समाप्त करना चाहता था, और उसके लिए अगर ऐसे संघर्ष समाप्त हो जाए तो वो तभी हो सकते हैं जबकि नागरिक जो है वो आदर्श गुणों से विद्यमान हो। उसके पश्चात प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की एक अन्य विशेषता व्यक्ति राज्य संघर्ष को समाप्त करना है। इसे भी मैं पहले ही विस्तृत कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं प्लेटो की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह व्यक्ति और राज्य के मध्य जो संघर्ष हो रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि प्लेटो सुकरात का शिष्य था और सुकरात को उसके शासन द्वारा लगभग 400 ईस्वी पूर्व जहर देकर, क्योंकि सुकरात ने लोकतंत्र की बात की थी इसलिए उसे जहर देकर मार दिया गया था। तो उस कारण सुकरात पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था कि शासन जो होता है वह अच्छी प्रवृत्ति का नहीं होता है और शासन कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है। इसलिए ही प्लेटो उस शासन में सुधार कर दार्शनिक राजा को उस शासन के सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और राज्य के संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को दिया था। उसके पश्चात एक विशेषता प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की यह भी निकल सकती है कि शिक्षा लगभग केवल संरक्षकों के लिए है, क्योंकि एक निचले स्तर पर ही प्लेटो ने शिक्षा को क्या कर दिया है, फिल्टर कर दिया गया है। और जो व्यक्ति 6 वर्ष की आयु में और 18वें वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा को पास आउट नहीं कर पाता है उसे शिक्षा से कहीं ना कहीं प्लेटो ने वंचित कर दिया है। तो और सिर्फ जो दार्शनिक शासक जिसने बनना है उसे एक बड़े स्तर तक शिक्षा दी गई है और मुख्य विषय जो है उसकी शिक्षा भी 20 वर्ष के बाद रखी गई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा कहीं ना कहीं दार्शनिक जो शासक है या जिससे संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में दोनों आएंगे, सैनिक भी संरक्षक वर्ग में आएंगे और जो दार्शनिक शासक हैं वो भी संरक्षक वर्ग में आएंगे। तो संरक्षक वर्ग जो है उसके लिए ही कहीं ना कहीं प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था की है, और जो सेवी वर्ग है उसके लिए प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था उतनी उचित ढंग से नहीं की है। उसके पश्चात प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा है। कहीं ना कहीं मैंने जब आपको शिक्षा योजना बताई थी तो वहां बताया था कि प्लेटो ने जो साहित्य है उस पर और जो संगीत है उस पर
राज्य का नियंत्रण स्थापित किया हुआ है और एक कठोर नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। तो जिस कारण हम यह कह सकते हैं कि राज्य के नियंत्रित शिक्षा है। राज्य जो चाहेगा वैसी ही शिक्षा जो वहाँ के लोग हैं उनको लेनी होगी, और कहीं ना कहीं शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण है। उसके पश्चात जो अगली विशेषता प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की है वह है साहित्य और कला पर राज्य नियंत्रण। इसको स्पष्ट कर चुके हैं। अगली विशेषता है शिक्षा को आयु एवं वर्ग के आधार पर विभाजित करता है। हमने देखा था कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को आयु एवं वर्ग, यानी कि वर्ग, जो 3 वर्ग उसने विभाजित किए हैं, उस आधार पर भी शिक्षा को बांटा है कि कौन से वर्ग को कहाँ तक की शिक्षा देनी है, और आयु के आधार पर भी बांटा है। प्राथमिक स्तर पर 6 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, और उसके पश्चात 20 वर्ष तक जो प्राथमिक शिक्षा का क्रम है उसमें भी परीक्षा के माध्यम से बांटा हुआ है आयु के हिसाब से, और उसके पश्चात 20 से 35 और 35 से 50 वर्ष तक। तो आयु के आधार पर भी प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को बांटा हुआ है, और वर्ग के आधार पर भी कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा व्यवस्था को विभाजित किया हुआ है। और प्लेटो के जो शिक्षा की अंतिम विशेषता निकल सकती है वह है शासकों के प्रशिक्षण पर बल। तो कहीं ना कहीं 35 से 50 वर्ष तक जो शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने की है वह शासकों के प्रशिक्षण के लिए ही है। उसके अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विषयों का अध्ययन शासक को 20 से और 35 वर्ष तक कराया जा रहा है व्यक्तियों को, वह कहीं ना कहीं शासकों के प्रशिक्षण के लिए ही है। तो इसके अतिरिक्त भी अन्य विशेषताएं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की निकाली जा सकती है, किंतु यह कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनका आप अपने एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात अब आज का हमारा जो अंतिम टॉपिक बचता है प्लेटो की शिक्षा से संबंधित, वह है प्लेटो की शिक्षा की आलोचनाएं। विभिन्न विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की क्या की है, आलोचना की है, और प्लेटो की शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए हम भी कुछ आलोचनाएं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की निकाल सकते हैं। तो उन आलोचनाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो पहली आलोचना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है वह यह है कि सिर्फ संरक्षक वर्ग के हेतु शिक्षा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं प्लेटो ने जो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की योजना बनाई हुई है 50 वर्ष तक की जो उसकी शिक्षा चलती है, उसमें 20 वर्ष से पूर्व ही जो सैनिक वर्ग है और जो सेवी वर्ग है उसको शिक्षा दी गई है, और 20 वर्ष से 50 वर्ष तक, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी शिक्षा संरक्षक वर्ग के लिए रखी है, सॉरी जो शासक वर्ग है उसके लिए रखी है, और कहीं ना कहीं 6 से जो 18 वर्ष तक की शिक्षा है वह भी संरक्षक वर्ग के लिए, 18 से 20 भी संरक्षक यानी कि सैनिक वर्ग के लिए है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था दी है वो संरक्षक वर्ग के लिए दी है। संरक्षक वर्ग के भीतर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, संरक्षक वर्ग के भीतर सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों आएंगे, और सेवी वर्ग के भीतर जो तीसरा वर्ग है वही आएगा, जिसको कि शिक्षा से प्लेटो ने कहीं ना कहीं वंचित रखा है। उसके पश्चात अव्यावहारिक। अब कहीं ना कहीं जब सभी के लिए समान शिक्षा नहीं है तो आज के लोकतांत्रिक समाज में हम इसको अव्यावहारिक भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। सभी को अवसर होना चाहिए कि उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हो, तो इसलिए अव्यावहारिक है। उसके पश्चात राज्य नियंत्रित शिक्षा का विचार शिक्षा स्वतंत्रता की सर्वमान्य धारणा से विपरीत। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण रहेगा तो राज्य जो शिक्षा देना चाहता है व्यक्ति वही शिक्षा ले पाएगा। तो शिक्षा की स्वतंत्रता की जो आज हम विश्व में सर्वमान्य अवधारणा है कि शिक्षा लेने में व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो कौन सी शिक्षा लेना चाहता है, तो जब राज्य का नियंत्रण रहेगा तो वो राज्य के नियंत्रण में जो शिक्षा राज्य दे रहा है उसी शिक्षा को ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर भी विद्वानों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की है। उसके पश्चात शिक्षा का जो क्रम व समय है अत्यधिक लंबा है। आप देख रहे होंगे कि एक तो प्लेटो ने प्राथमिक स्तर पर ही 6 से और 18 वर्ष तक एक बहुत बड़ा अंतराल शिक्षा के लिए रखा है। उसके पश्चात 18 से 20 वर्ष छोटा है, किंतु 20 से 35 वर्ष और 35 से फिर 50 वर्ष, और कुल मिलाकर देखें तो 50 वर्ष तक व्यक्ति को शिक्षा लेनी होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था दी है एक बहुत लंबी अवधि को शिक्षा के भीतर, व्यक्ति के जीवन को शिक्षा के भीतर ही रख दिया है।
तो इस आधार पर भी कई विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है कि अपना लगभग 70 से 80% जीवन व्यक्ति शिक्षा में ही गुजार दे रहा है, तो वो अन्य कार्यों को कब करेगा। उसके जो अन्य, वैसे प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति के अन्य कार्यों को समाप्त कर दिया है, किंतु कहीं ना कहीं अगर इस आधार पर भी विद्वानों ने प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है कि एक लंबा समय प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को शिक्षा लेने के लिए निर्धारित कर दिया है। उसके पश्चात एक अन्य आलोचना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है कि शिक्षा व्यवस्था में विभिन्नता का समावेश नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है उसमें विविधता नहीं है। एक निश्चित पाठ्यक्रम प्लेटो ने निश्चित कर दिया है और उसी के आधार पर सब व्यक्ति को वही शिक्षा जीवन पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति को लेनी होगी। जबकि हम देखते हैं, क्योंकि आज के युग में माना जाता है कि जो व्यक्ति है वो जब किसी शिक्षा को ग्रहण करता है तो आने वाली पीढ़ी को, अगर उसने 50 वर्षों में उस शिक्षा को ग्रहण किया है तो उसके आने वाली पीढ़ी, क्योंकि उसने काफी कुछ उससे सीखा है, तो आने वाली पीढ़ी को उससे कम समय में, क्योंकि उसके कैसे उस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है उस व्यक्ति को प्राप्त है, तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे कम समय में उस शिक्षा को दे देता है। तो जो प्लेटो है वह इस चीज को नहीं समझ पाया और उसने एक ही शिक्षा व्यवस्था क्या है दी हुई है, उसमें विविधता का समावेश हमको देखने को नहीं मिलता है। संरक्षक वर्ग है तो उसके लिए स्पेशल शिक्षा, इस आधार पर भी आलोचना की जा सकती है कि संरक्षक वर्ग के लिए अलग शिक्षा निर्धारित कर दी है, जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है उसके लिए अलग निर्धारित की है, और जो सेवी वर्ग है उसको शिक्षा से ही वंचित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को क्या है शिक्षा का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तो विविधता का समावेश हमको देखने को नहीं मिलता है। इस आधार पर भी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की गई है। उसके पश्चात जो अगली आलोचना की जा सकती है वह है निम्न वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया है। इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, मैं कई बार इसको विस्तृत कर चुका हूँ। और अंतिम है शिक्षा का के उद्देश्य अनिश्चित। प्लेटो ने वैसे अपनी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दार्शनिक शासक का निर्माण करना बताया है, किंतु कुछ विद्वानों ने इस आधार पर भी कि शिक्षा का कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है प्लेटो की, एक दार्शनिक शासक के अतिरिक्त, दार्शनिक शासक तो एक व्यक्ति बनेगा या एक बड़े क्षेत्र में एक व्यक्ति बनेगा और उसकी बहुत कम संख्या होगी, 100 व्यक्तियों में एक व्यक्ति या 10,000 व्यक्तियों में एक व्यक्ति दार्शनिक शासक बनेगा, तो उसके लिए ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित हो पा रहा है, अन्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा का उद्देश्य निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए भी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की जा सकती है। अब कुल मिलाकर अगर हम मूल्यांकन करें प्लेटो का या प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का, तो मूल्यांकन रूप में हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा पद्धति है उसकी इतनी सारी आलोचना करने के बावजूद हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो की शिक्षा का या उसकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है वो अति व्यापक है। बहुत बड़े स्तर पर प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य रखा है। कहीं ना कहीं दार्शनिक शासक की बात अगर कर रहा है, एक शासक ही दार्शनिक हो जाए, दार्शनिक आपने देखे होंगे कि दार्शनिक किस प्रकार दिखते हैं, उनको ना अपने बाल बनाने का होश रहता है, ना उसे किसी की बुराई करने का मतलब रहता है, उन्हें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। दार्शनिक जो होता है उसे चारों ओर अच्छाई दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति जब शासक बन जाएगा तो जब वो चारों ओर अच्छाइयों को देखेगा, और आपने एक साइंस का लॉ है पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन, तो जब पॉजिटिविटी चारों ओर शासक के घूमेगी तो वो अपने चारों ओर उस पॉजिटिविटी का प्रभाव छोड़ेगी और उसका जो पूरा साम्राज्य है वो उस पॉजिटिविटी से क्या होगा, लाभान्वित होगा। अब पूरा जो उसका राज्य क्षेत्र है वह उससे लाभान्वित होगा और कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर हमको बदलाव देखने को मिल सकते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा का उद्देश्य रखा था काफी व्यापक रखा था, उसको प्राप्त करना मुश्किल जरूर अवश्य है किंतु नामुमकिन नहीं है। और अपनी शिक्षा के माध्यम से वह ऐसे आदर्श न्यायशील राज्य की रचना करना चाहता है जिसमें व्यक्ति राज्य संघर्ष पूर्णतः समाप्त हो जाए और वे दोनों व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक बनकर एक विशाल परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाएं।
कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो एक विशाल परिवार, राज्य का और व्यक्ति को मिलाकर एक विशाल परिवार की स्थापना की इतनी दूरदृष्टि कहीं ना कहीं प्लेटो के पास थी। और उस परिवार में शासक और नागरिक दोनों जनहित को ध्यान में रखकर अपने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो इतना बड़ा उद्देश्य कहीं ना कहीं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का था। तो मेरा ख्याल है आपको प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं और आलोचनाएं हैं वो काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें से कोई बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाती है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे अवश्य पूछें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वही कमेंट में ही आपके जो दुविधाएं हैं उन शंकाओं का समाधान कर सकूं। और अगर वहां करना पॉसिबल नहीं होता है तो आगे आने वाली कक्षाओं में आपके उन जो डाउट्स हैं उनका हल आपको जरूर दिया जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।